Hello student, welcome to all in sociology class. Today I am going to deliver my lecture on liberalization. आज हम उदारीकरण के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ कि उदारीकरण क्या है। तो भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया का आरंभ 1991 में माना जाता है। उस समय जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह एक बहुत ही अच्छे इकोनॉमिक्स के रूप में जाने जाते हैं और 1991 में जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक बदलाव लाया हमारे इकोनॉमी सिस्टम में। और आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे देश की आर्थिक स्थिति जो थी बहुत ही कमज़ोर थी। हमारे देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण 1991 में मनमोहन सिंह ने एक लिबरलाइजेशन के प्रोसेस को लाया। लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, और हम इस नाम से स्पष्ट है लिबरल उदार, यानी हम कहते हैं कभी कभी कि वो व्यक्ति बहुत ही उदार स्वभाव का है यानी सरल स्वभाव। तो उन्होंने व्यापार की नीति को सरल बनाया और जिसके द्वारा हमारा ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन आया, यानी निजीकरण की प्रक्रिया और भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला और लिबरलाइजेशन के कारण हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर बनाया गया। यहाँ हम देखते हैं कि लिबरलाइजेशन इज द प्रोसेस और मीन्स ऑफ द elimination of the control of the state over economic activity. It provides greater autonomy to the business enterprises in decision making and eliminates government interference. यहाँ स्पष्ट होता है कि उदारीकरण का अर्थ क्या है? सरकार द्वारा लाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रण से है इसे मुक्त करना, यानी इसे जो नियंत्रण यानी बहुत सारे कंट्रोल में था जो गवर्नमेंट प्रक्रिया होती है उसे नियंत्रण से बाहर रखना। क्या चीज़ को? ट्रेड को, व्यापार को। उदारीकरण एक प्रक्रिया है जिसके तहत कुछ निजी व्यक्तियों की गतिविधियों पर राज्य द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है। इस तरह स्पष्ट है कि जब ये इन दोनों के प्रयास से यानी मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव के प्रयास से उदार अर्थव्यवस्था बनाए जाने का कार्यक्रम चला तो इसमें प्रमुख क्या क्या चेंजेस आए उसे देखेंगे कि नंबर 1 में है निजी क्षेत्र में उद्योगों पर नियंत्रण की गई, यानी बहुत सारे ऐसे उद्योग थे जिसे प्राइवेट किया गया ताकि काम को अच्छे से किया जा सके और मैक्सिमम जो प्रोडक्ट है उसे एक्सपोर्ट किया जा सके ताकि इकोनॉमिक कंडीशन को बढ़ाया जा सके। नंबर 2 में देखेंगे वस्तुओं में सीमा शुल्क की कमी की गई। जो भी वस्तुओं को हम एक्सपोर्ट कर रहे थे उसे टैक्स को कमी की गई और विदेशी कंपनियों को भारत में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। विदेशी कंपनियों को प्रोत्साहन देने से क्या हुआ? रोजगार हमारे देश में बढ़ी और बेरोजगारी की समस्या को दूर किया गया। और लास्ट में हम देखते हैं कि भारतीय उद्योगों में सुधार का क्रम बना और तकनीकी शिक्षा के महत्व प्रदान किया गया। इस तरह हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि जब किसी राष्ट्र की सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था के प्रति व्यापक एवं उदार दृष्टिकोण अपनाया जाता है तब इस स्थिति को उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। उदारीकरण की नीति इस मान्यता पर आधारित होती है कि जब अर्थव्यवस्था पर राज्य का प्रभाव कम होता है तो लोगों को अपनी योग्यता एवं कुशलता का उपयोग करने का विशेष अवसर प्राप्त होता है। तो ये भी उदारीकरण की एक नीति होती है। यहाँ हम देखेंगे कुछ उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिबरलाइजेशन। नंबर 1 में देखेंगे टू बूस्ट कंपटीशन बिटवीन डोमेस्टिक बिजनेस। उदारीकरण की प्रक्रिया आने पर जो घरेलू व्यापार थे उसे कंपटीशन में लाया गया।
to promote foreign trades and regulate import export। उदारीकरण की नीति द्वारा क्या फॉरेन ट्रेड को प्रमोट किया गया और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सिस्टम को रेगुलेट किया गया यानी नियोजित किया गया। नंबर 3 देखेंगे, इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन कैपिटल। नए नए तकनीक की मशीनें लाई गई और फॉरेन कैपिटल को बढ़ाने का हर तरह से प्रयास किया गया। नंबर 4 में देखेंगे, टू डेवलप अ ग्लोबल मार्केट ऑफ अ कंट्री। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये उद्देश्य है जो हमारे लिबरलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा हमारे देश की आर्थिक स्थिति को अच्छी करने में बहुत ही कारगर साबित हुई। यहाँ हम देखते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। उदारीकरण की प्रक्रिया का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव हमारे देश पर पड़ा। तो उसमें हम देखते हैं फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल एंड डाइवर्सिटी फॉर इन्वेस्टर्स, ये मेन कारक है। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे कारक हैं जैसे उत्पादन में वृद्धि हुई उदारीकरण की प्रक्रिया द्वारा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्रोल थे सरकार के जिन चीज़ों पर उसे प्राइवेट यानी निजीकरण के द्वारा उसे ख़त्म किया गया और उत्पादन को बढ़ाया गया। गुणवत्ता में वृद्धि हुई ताकि हम अच्छी चीज़ों को एक्सपोर्ट कर अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारत को विकसित देशों से संबंधों के में प्रगाढ़ता बढ़ी, ये ग्लोबलाइजेशन आया और भूमंडलीकरण के द्वारा दूसरे देशों से हमारा संबंध बढ़ता गया। प्रविधि क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान किए गए, जैसे बाहरी कंपनियां जब हमारे देश में आई तो रोजगार के अवसर बढ़ने लगे। महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, राष्ट्रीयता एवं अंतर्राष्ट्रीयता का विकास हुआ और मानवीय चिंतन प्रभावित हुए, निजीकरण को बल दिया गया। जैसे हमने पहले भी कहा है कि बहुत सारे सेक्टर को प्राइवेट किया सरकार ने और ताकि उत्पादन को बढ़ाया जाए और एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले ताकि हमारा जो इकोनॉमी सिस्टम है उसे सुधारा जा सके। कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है लिबरलाइजेशन के, जैसे द वेकिंग ऑफ द इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट। तो ये चीज़ें हैं जिससे नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ा लिबरलाइजेशन का।